हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार का 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम क्या था? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये था आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया क्यों जाता है? तो उन जर्नलिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए जिन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान अपनी जान गंवा दी, लाइफ खो दी, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसको ऑब्जर्व कौन करता है, मनाता कौन है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने की स्टार्टिंग की थी। और बात करते हैं अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो यूएन के 6 परमानेंट ऑर्गन में से, कल मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया था कि 5 परमानेंट ऑर्गन, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन में 6 परमानेंट ऑर्गन है, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, यूएन सेक्रेटरीट हो गया। तो ये इस तरह करके यूनाइटेड नेशन में 6 परमानेंट ऑर्गन है। उन्हीं में से आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्थापना हुई थी 1945 में। इसके हेड कौन है? तो तिजानी मोहम्मद बंदे यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के हेड या स्पीकर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो न्यूयॉर्क में आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है। आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो याद ही रखिएगा, साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि 2020 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित होने वाली है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस 2020 में हेग, नीदरलैंड में आयोजित होने वाली है। यानी नीदरलैंड की कैपिटल हेग में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं आज का, हु इज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन इन एनटीपीसी? तो एनटीपीसी में ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? रिसेंटली रमेश बाबू जी को, आप यहाँ पिक में देख सकते हैं, रमेश बाबू जी को एनटीपीसी में ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। एनटीपीसी में कई सारे काम होते हैं, ऑपरेशनल गतिविधियां होती हैं, उनके लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है रमेश बाबू जी को। ये पहले से ही एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। एनटीपीसी की बात करें तो गुरदीप सिंह, आप यहाँ देख सकते हैं, एनटीपीसी के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एनटीपीसी 1975 में स्थापित हुआ था और 2010 में इसको महारत्न का दर्जा दे दिया गया था। आज एक ऋषभ जी उन्होंने कमेंट करके पूछा कि सर महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न क्या होता है? तो आज मैं आपको महारत्न बता देता हूँ, कल की वीडियो में मिनी रत्न और नवरत्न बता दूंगा। तो एनटीपीसी को 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न होता क्या है? तो अक्टूबर 2010 में पब्लिक सेक्टर अंडरप्राइजेस के लिए, अंडरटेकिंग के लिए हमारी गवर्नमेंट महारत्न कैटेगरी लेके आई। उसके पहले सिर्फ नवरत्न और मिनी रत्न कैटेगरीज थे। वर्तमान में महारत्न में 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और नवरत्न में 14 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। वहीं मिनी रत्न में 73 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। आज महारत्न की बात करें तो महारत्न की स्टार्टिंग कब हुई थी? 2010 में। महारत्न के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, महारत्न बनने का फ़ायदा पहली बात तो ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी महारत्न डिक्लेयर हो जाती है तो उसको किसी भी प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। यानी जो उस कंपनी का चेयरमैन होगा वो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ही 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में। और महारत्न बनने के लिए कैटेगरी क्या होनी चाहिए? देखिए, 3 कैटेगरीज हैं, उनमें से अगर आपने एक भी क्वालिफाई कर ली तो आप महारत्न बन जाएंगे। पहली कैटेगरी क्या है कि पिछले 3 वर्षों में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आपका 2500 करोड़ या उससे एबव हो। तो एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 3 वर्षों में 2500 करोड़ या उससे ऊपर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? एवरेज एनुअल नेट वर्थ आपका 10,000 करोड़ से ऊपर हो पिछले 3 वर्षों में। ये दूसरी कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एनुअल टर्नओवर आपका 20,000 करोड़ से ऊपर हो। इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंपनी एक भी कंडीशन फुलफिल करती है तो उसको महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है हैवी मिनिस्ट्री द्वारा, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री द्वारा, यानी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कैटेगरी में आप पास आउट कर लेंगे तो आपको महारत्न का दर्जा मिल जाएगा। एनटीपीसी 2010 में महारत्न डिक्लेयर कर दी गई थी। वर्तमान में महारत्न में 10 कंपनियां हैं। लास्ट 2 कंपनियां आप याद रखिएगा 2019 में ऐड की गई थी। एक हो गई आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी महारत्न बनी थी। दूसरी थी आपकी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये 2 कंपनी 2019 में महारत्न में ऐड हो गई थी। इस तरह से महारत्न में 10 कंपनियां हो गई। तो हमने महारत्न जान लिया, एनटीपीसी जान लिया। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स किस वर्ष में ऑर्गेनाइज होंगे। पहले ये 2021 में ऑर्गेनाइज होने थे, लेकिन आपको पता है टोक्यो ओलंपिक पोस्टपोन हो गया है, अब वो 2021 में हो रहा है। इसलिए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की डेट उसके साथ क्लैश ना हो तो उसको भी 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, अब वो 2023 में होगा। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम आपके 2023 में होंगे। होंगे कहाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम आपके ट्रिनिडाड और टोबैगो में होंगे। ट्रिनिडाड और टोबैगो ये कैरेबियन कंट्री हैं, आप याद रखिएगा। कैरेबिया आपको पता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ कैरेबियन कंट्रीज पड़ती हैं, उन्हीं में से आपकी एक ट्रिनिडाड है एंड टोबैगो है, कंबाइंड है ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। यहीं पे आपका कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होगा। बात करें अगर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ यूथ गेम कब हुए थे आपके, तो 2000 में हुए थे आपके फर्स्ट कॉमनवेल्थ यूथ गेम। कहाँ हुए थे, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। इस बार जो 2021 में आपके कॉमनवेल्थ यूथ गेम हो रहे हैं ये कौन से हैं, ये 7th एडिशन है कॉमनवेल्थ यूथ गेम का। और जो आपका 6th कॉमनवेल्थ यूथ गेम हुआ था वो 2017 में हुआ था बहामास में। तो आप याद रखिएगा इस बार 2021 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम आपके ट्रिनिडाड टोबैगो में होंगे। पिछला एडिशन बहामास में हुआ था। क्या इंडिया में भी कॉमनवेल्थ यूथ गेम हुए एक बार, हाँ 2008 में इंडिया के पुणे में कॉमनवेल्थ यूथ गेम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डेम लुइस मार्टिन ने घोषणा की है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा क्योंकि ओलंपिक से उनकी डेट क्लैश हो रही है। और 2023 में जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उन कंट्रीज़ का आप नाम याद रखिएगा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, TRINIDAD एंड TOBAGO, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स के लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को रिवाइज किया है। आपको बताना है कितने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स के लिए रिवाइज किया गया है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 49 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स के लिए MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस रिवाइज किया है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, जंगलों में जो उत्पाद छोटे मोटे मिलते हैं जैसे शहद हुआ, वहाँ के फल फूल हुए, उनके आदिवासी लोग उनको बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए नॉर्मल जो MSP होती है रबी खरीफ और जायद फसलों के लिए वो तो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत जो CACP होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वो रिकमेंड कर देता है और केंद्र सरकार जारी कर देती है। लेकिन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका जो MSP होता है वो 3 वर्ष में एक बार रिवाइज किया जाता है। रिवाइज कौन करता है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत प्राइसिंग सेल होती है वो इनको रिवाइज करती है। तो आप इतना याद रखिएगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस हर 3 वर्ष में रिवाइज होता है। ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत प्राइसिंग सेल इनको रिवाइज करती है। रिसेंटली 49 माइनर प्रोड्यूस आइटम के MSP रिवाइज कर दिए गए हैं। 16 से लेकर 66% तक का MSP में इम्प्रूव किया गया है, यानी MSP में दाम बढ़ा दिए गए हैं 16 से लेकर 66% तक। और ट्राइबल मिनिस्टर कौन है इस समय, अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फेमस सोशल वर्कर डेनिस गोल्डबर्ग रिसेंटली पास्ट अवे। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ये फेमस सोशल वर्कर थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो आप यहाँ फिगर में देख के आप जान जाएंगे, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। इन्होंने साउथ अफ्रीका लिबरेशन मूवमेंट में नेल्सन मंडेला का साथ दिया था। 22 वर्ष तक जेल में रहे, 1985 में रिहा हो गए थे जेल से, आप ये देख सकते हैं। रिसेंटली इनका निधन हो गया। डेनिस गोल्डबर्ग साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थलप्पिल प्रदीप जी को 25th निकी एशिया प्राइज से नवाजा गया है। आपको बताना है किस भारतीय संस्थान से अटैच्ड थे। तो ये IIT मद्रास में प्रोफेसर थे आपके थलप्पिल प्रदीप। ये केरल के मलप्पुरम के रहने वाले हैं। रिसेंटली इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में 25th निकी एशिया प्राइज दिया गया है। आप याद रखेंगे क्यों दिया गया है निकी एशिया प्राइज, क्योंकि इन्होंने एक क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी बनाई थी जो 2 रुपये पर लीटर में प्योर वाटर प्रोवाइड करता था। तो आप याद रखिएगा क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी के लिए इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में 25th निकी एशिया प्राइज से नवाजा गया है। आपके थलापिल प्रदीप जी केरला से बिलोंग करते थे और IIT मद्रास में प्रोफेसर थे। जो आपका निकी एशिया प्राइज है ये किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति विशेष को दिया जाता है जिसने एशिया के फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया हो। 3 कैटेगरीज में दिया जाता है और हमारे जो प्रदीप जी हैं इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया गया है। 1996 से ये अवार्ड दिया जा रहा है और इसमें 3 मिलियन येन कहाँ की मुद्रा है, जापान की, तो 3 मिलियन येन का कैश प्राइज दिया जाता है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो थलप्पिल प्रदीप जी मलप्पुरम केरल के रहने वाले हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मार्केट ई-कॉमर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा। तो रिसेंटली CAIT द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत मार्केट ई-कॉमर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कंज्यूमर और ट्रेडर्स दोनों के लिए।
इसकी टैगलाइन है बाय द ट्रेडर फॉर द ट्रेडर एंड ऑफ द ट्रेडर, ये है इसकी टैगलाइन। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इनको सपोर्ट कर रहा है। भारत मार्केट प्लेटफॉर्म का पर्पस क्या है? ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स को एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करना। बात करते हैं CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली के व्यापार भवन में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर महेंद्र शाह। तो रिसेंटली CIAT ने भारत मार्केट नामक एक ई-कॉमर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आइडियाथन ऑन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो फ्यूचर ऑफ रिवर्स मैनेजमेंट पर आइडियाथन ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो जैसे हैकाथन होता है आपका, वैसे आइडियाथन है। इनका कहना है कि कोविड-19 क्राइसिस के दौरान रिवर्स को मैनेजमेंट करने में और क्या बेहतर योगदान दिया जा सकता है, आप बताइए। तो मुझे लगता है इस समय रिवर्स को मैनेजमेंट करने में योगदान देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो पहले से प्योर हो चुकी हैं। तो आप याद रखिएगा, द फ्यूचर रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथन ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। इसमें इनका सहयोग कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत एक सोसाइटी के तौर पे पंजीकृत है। वहीं अगर बात करें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की, तो अक्टूबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और इसी एक्ट के तहत, यानी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, शॉर्ट फॉर्म होती है NIUA, ये भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो दोनों ने मिलकर द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथन का आयोजन किया है वर्चुअल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अकॉर्डिंग टू रिसेंट क्रिसिल रिपोर्ट। तो कुछ दिन पहले मैंने क्रिसिल की रिपोर्ट को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन में। आज मैंने सोचा कि बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसलिए एक क्वेश्चन इंक्लूड कर लेना चाहिए। और एक लोगों का कमेंट भी आया था कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बता दीजिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। आपको बताना है क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस स्टेट में है? तो कर्नाटक टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में टॉप पर है। सेकंड नंबर पे है कौन है? तमिलनाडु। गुजरात कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। तो ये तीन स्टेट टोटल रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी में टॉप पे हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में सारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, आपका सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, ये सब। तो पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में ये तीन टॉप हो गए आपके, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। अगर बात करें पिछले वर्ष में एडिशन सबसे ज़्यादा किन राज्यों ने किया है, तो दो राज्य हैं, गुजरात और राजस्थान। इन्होंने टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा एडिशन दिखाया है पिछले वर्ष। तो टॉपर हैं एडिशन में गुजरात और राजस्थान। मैं आपको बता दूं, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में भी गुजरात ने टॉप किया था। यानी जो सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसमें एक बॉटम में इंस्टॉलेशन हो रहा है सोलर पैनल का, एक रूफ पे हो रहा है। तो रूफ टॉप वाले इंस्टॉलेशन में गुजरात ने टॉप किया था। ये हो गई आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की बात। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी में टॉप 3 स्टेट कौन से हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अनुसार? कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान। ये 3 स्टेट टॉप पे हैं सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कौन से? कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान। वहीं अगर बात करें सोलर एनर्जी टॉप 3 एडिशन वाले राज्य, जिन्होंने एडिशन किया है सोलर एनर्जी में मैक्सिमम, तो राजस्थान हो गए, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। ये सोलर एनर्जी एडिशन में टॉप 3 राज्य हो गए। अब बात करते हैं विंड एनर्जी एडिशन वाले राज्यों की। तो विंड एनर्जी में मैक्सिमम एडिशन किस राज्यों ने किया है? फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है तमिलनाडु और थर्ड है महाराष्ट्र। इन्होंने विंड एनर्जी में मैक्सिमम एडिशन किया है पिछले वर्ष। वहीं अगर बात करें विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किस राज्य में मैक्सिमम है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड है, सेकंड नंबर पे आपका गुजरात आता है और थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इन तीनों का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाइज स्टेट देख लिए और एडिशन वाइज स्टेट देख लिए। तो प्लीज़ आप एक बार, अगर आप कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। भारत का टारगेट 2022 तक टोटल रिन्यूएबल एनर्जी से 175 गीगावाट का उत्पादन करना है, जिनमें से आपका 100 गीगावाट सोलर एनर्जी से लेना है और 60 गीगावाट आपका विंड एनर्जी से लेना है। तो इंडिया सोलर एनर्जी पे बहुत फोकस कर रहा है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्रिसाइल की। तो क्रिसाइल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल एक एनालिटिकल फर्म है जो S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कंपनी की एक सब्सिडरी है। क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आशु सुयश जी। अरुंधति भट्टाचार्य रिसेंटली क्रिसिल में डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हुई हैं, आप ये भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड आर्कटिक क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट
आर्कटिका एम। तो किस कंट्री ने आर्कटिक क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो रिसेंटली रशिया ने आर्कटिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया है जो आर्कटिक के क्लाइमेट को मॉनिटर करेगा। आर्कटिका एम एक रिमोट सेंसिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो नॉर्थ पोल का डाटा रशिया को प्रोवाइड करेगा। रिसेंटली आपने सुना था कि ओजोन लेयर का लार्जेस्ट होल जो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला था वो बंद हो गया है। तो इन सब बातों की जानकारी भी आपको आर्कटिका एम से प्रोवाइड हो जाएगी जो कि रशिया का सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो रशिया का फेमस रॉकेट है सोयूज रॉकेट, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉसमॉस। और रशिया के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं? कॉस्मोनॉट्स। इंडिया के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहेंगे? व्योमनॉट्स। और जो इंग्लिश कंट्रीज होते हैं उनके अंतरिक्ष यात्रियों को कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट आप सभी को पता है व्लादिमीर पुतिन। और रशिया की जो लोकसभा है, हमारे यहाँ लोकसभा है या फिर इंग्लिश में कहते हैं लोअर हाउस, उसको कहते हैं ड्यूमा। रशिया का जो लोकसभा या लोअर हाउस है उसको ड्यूमा कहते हैं, यहाँ पे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीएम मोदी इज पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम इन नैम समिट सिंस ही बिकेम पीएम इन 2014। नैम इज शेयर्ड बाई। तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नैम समिट यानी नॉन अलाइन मूवमेंट समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताना है नैम समिट की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव ये जो है नॉन अलाइन मूवमेंट समिट की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी 2014 के बाद पहली बार इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और पीएम मोदी ऐसे पहले भी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 बार नैम समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। 2016 में पार्टिसिपेट नहीं किया था इन्होंने, 2019 में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था इन्होंने। और इन दोनों में हमारे वाइस प्रेसिडेंट पार्ट लेते रहे हैं। जो 2019 की नॉन अलाइनमेंट समिट हुई थी वह कहाँ हुई थी? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुई थी। और अजरबैजान 2019 से लेके 2020 तक नॉन अलाइन मूवमेंट इसका प्रेसिडेंट है, आप देखिएगा। तो अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलीयेव इस बार वर्चुअल नॉन अलाइन मूवमेंट समिट की अध्यक्षता करेंगे जिसमें पीएम मोदी भी भाग ले रहे हैं। बात करें नॉन अलाइन मूवमेंट की, तो देखिए कोल्ड वॉर के दौरान कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो रशिया के पाले में भी नहीं जाना चाहती थी और यूएसए के पाले में भी जाना नहीं चाहती थी। तो उन सब ने मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था जिसमें हमारे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत योगदान था। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में इसकी स्थापना की गई थी बेलग्रेड में। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। और इस समय इसके मेंबर्स कौन हैं? 120 इसके मेंबर्स हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमस ऑथर या जर्नलिस्ट रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो इंडिया से बिलोंग करते थे। यूपी के आगरा में इनका जन्म हुआ था। 1950 में ये दिल्ली सेटल हो गए थे और 1961 से ये पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कार्य कर रहे थे। देखिए इनकी 3 बुक बहुत फेमस हैं, आप उन बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहली बुक है इनकी दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ सिटी। दूसरी बुक है इनकी द दिल्ली दैट नो वन नोज। और तीसरी अवार्ड विनर बुक है इनकी, उसका नाम है ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ दिल्ली। तो ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ दिल्ली इसको अवार्ड मिला था, हॉलैंड प्राइज़ मिला था। ये बुक किसने लिखी है? रोनाल्ड विवियन स्मिथ। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। यूपी के आगरा के रहने वाले थे। इनकी तीनों बुक का नाम जरूर याद रखेंगे आप। हिंदू में कॉलम भी लिखा था इन्होंने 26 अप्रैल को। नेक्स्ट, फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एब्डॉन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने 2002 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। तो पीटर एब्डॉन इंग्लैंड के हैं। इन्होंने स्नूकर से अपना इंटरनेशनल अनाउंसमेंट घोषित कर दिया है, यानी अब स्नूकर की इंटरनेशनल कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंडिया से जो पंकज अडवाणी हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो इस समय वर्ल्ड चैंपियन है स्नूकर में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ई-कोव सेंस एक बायो सेंसर है जो कोविड-19 को 10 से 30 सेकंड में डिटेक्ट कर सकता है सलाइवा सैंपल से। आपको बताना है ई-कोव सेंस को किसने डेवलप किया है? तो आपके NIAB यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने ई-कोव सेंस नामक एक बायो सेंसर बनाया है जो सलाइवा सैंपल में, यानी जो लार का सैंपल होता है उसमें कोविड-19 वायरस को 10 से 30 सेकंड में ही डिटेक्ट कर सकता है। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी ऐसे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट करने में। अब ये आपका ई-कोव सेंस बन गया है। ये 10 से 30 सेकंड में आपका कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे 5 मिनट में हमें रिपोर्ट भी मिल जाएगी। बात करें NIAB की, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित किया गया था 2010 में। कहाँ पे स्थित है ये? तो हैदराबाद में स्थित है। आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आपका हैदराबाद में स्थित है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये आता है। आप इतना याद रखेंगे। रिसेंटली इसने
ई-कोव सेंस नामक एक बायो सेंसर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट मेड कंपलसरी टू डाउनलोड आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इन कोरोना हॉटस्पॉट जोन। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना हॉटस्पॉट जोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना कंपलसरी कर दिया है। रिसेंटली यूपी सरकार ने घोषणा की है कि अगर आप कोरोना हॉटस्पॉट जोन में हैं तो आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया है? तो एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप बनाया था। और लॉन्च किसने किया था? तो एनआईसी की चेयरपर्सन नीता वर्मा जी ने इसको दिल्ली में लॉन्च किया था, आरोग्य सेतु ऐप को। बात करें यूपी की, तो योगी आदित्यनाथ जी इस समय सीएम हैं और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, तो आप याद रखेंगे। यूपी दो कारणों से बहुत फेमस है। एक तो आपका फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर किस स्टेट की बनी थी? तो यूपी में इंडिया की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचेता कृपलानी जी। ये अंबाला पंजाब की रहने वाली थी और इंडिया का पहला स्टेट यूपी है जिसमें कोई फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी। दूसरा बात करें फीमेल गवर्नर की, तो फीमेल गवर्नर भी यूपी में ही बनी थी पहली। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी। ये हैदराबाद यानी तेलंगाना की रहने वाली हैं और यूपी में इन्होंने गवर्नर के पद को सुशोभित किया था, पहली महिला गवर्नर बनी थी। आप याद रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिलीज्ड ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट। तो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों आपका आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और स्थापना कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में 30 मेंबर हैं टोटल, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। मोस्टली जो ऑयल रिच कंपनी है वही कंट्री हैं वही इसकी मेंबर हैं। देखिए आईईए ने अपनी ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड 6% डिक्रीज हो जाएगी 2020 में कोविड-19 के कारण। आपको पता है हमारे इंडिया में भी एनर्जी डिमांड डिक्रीज हो रही है। याद है जिस दिन हमारे पीएम मोदी ने 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने के लिए कहा था, तो पावर ग्रिड ने कहा था कि पावर ग्रिड फेल हो सकती है, यानी क्योंकि एनर्जी डिमांड आपकी घट गई है कोरोना वायरस के कारण, कोई भी कंपनी नहीं चालू है। तो आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी यही कहा है कि कोरोना वायरस के कारण 2020 में ग्लोबल एनर्जी डिमांड 6% घट जाएगी। इन्होंने कहा है ऑयल डिमांड में 9% की कमी आएगी, ऑयल डिमांड में 9% की कमी आएगी, कोल डिमांड में 5% की कमी आएगी और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें 20% की कमी आएगी। तो आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट जारी की है और ग्लोबल एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट भी आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही जारी करता है। एक और रिपोर्ट है आपके एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, यस बैंक का सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली नीरज धवन को यस बैंक का नया चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है आशीष अग्रवाल जी की जगह पे। तो यस बैंक वैसे भी इस समय खतरे में चल रही है। आरबीआई ने कुछ दिनों के लिए रुपए निकालने पर पाबंदी भी लगा दी थी यस बैंक के ऊपर। तो रिसेंटली नया चीफ रिस्क ऑफिसर यस बैंक में नीरज धवन जी को अपॉइंट किया गया है। और यस बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों कौन है? प्रशांत कुमार जी हैं। आरबीआई द्वारा रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। यस बैंक की स्थापना 2004 में राणा कपूर और प्रशांत कपूर द्वारा की गई थी। इस समय राणा कपूर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पूछताछ के लिए बुला रहा है दिल्ली, क्योंकि उन्होंने यस बैंक में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। रिसेंटली नीरज धवन जी को 3 वर्ष के लिए चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है यस बैंक का। तो ये आज हमारे इतने क्वेश्चन थे। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है, T20 रैंकिंग में भी फर्स्ट प्लेस ऑस्ट्रेलिया को, और जीआई रजिस्ट्रेशन यानी जीआई रजिस्ट्री का ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में है। आज की वीडियो से ये 2 क्वेश्चन हैं, आई होप इनको आप सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।